हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द मैथ्स एक्सप्रेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th सैम्पल पेपर सेकंड का सेक्शन सी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है, जिसमें हमको 2 लाइन्स गिवन है एंड साथ में एक एंगल गिवन है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल यूजिंग कंपास एंड स्केल। ओके, तो इसमें 3 चीज़ हमको गिवन है, साइड ए बी, साइड ए सी एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू 50 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ड्रॉ कर लिया है लाइन ए बी विच इज़ ऑफ 6 सेंटीमीटर। सेकेंड हमारे पास एंगल बी ए सी गिवन है। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एंगल को हमेशा कैसे डिस्कस करते हैं, जो लेटर हमारा बीच में होता है वही हमारा मेन एंगल होता है। इट मीन्स एंगल ए पे हमारा बनेगा बी ए सी। एंड द थर्ड वन इज विच इज ए सी। ए सी ही साइड दे रखी है और ए ही हमको एंगल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एंगल ड्रॉ करेंगे 50 डिग्री का। तो 50 डिग्री का एंगल क्योंकि हमको बनाना है तो हम प्रोटेक्टर से डायरेक्ट 50 डिग्री एंगल बना देंगे। तो प्रोटेक्टर आपका इस तरीके से होगा 90 डिग्री और यहाँ से आपको 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जब आप 50 डिग्री का एंगल बना देंगे यहाँ पे, सो लेट अस आप सपोज आपने प्रोटेक्टर के हेल्प से 50 डिग्री एंगल बना दिया। नाउ वी हैव गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स ए से सी तक की डिस्टेंस जो आएगी वो 8 सेंटीमीटर है और जहाँ भी ये 8 सेंटीमीटर होगा वहीं तक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। इट मीन्स ए से सी आपने 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज सी, और बी को आपने सी से ज्वाइन करना है। तो बी आपका सी से ज्वाइन हो गया, इस तरीके से हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। सो मेन चीज़ आपको कुछ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें लिखने पड़ेंगे। व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। ओके, द फर्स्ट वन इज फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन ए बी विच इज ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेकेंड पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। From point A, construct an angle 50 degree with the help of protector. Third step is produce line AC up to 8 centimeter so that AC is equal to 8 centimeter. Okay. Fourth step is join BC and BC की लेंथ आपको गिवन नहीं है, so as it is आपको जैसे बनाना है वो आपको ज्वाइन करना है। तो 4 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे। फर्स्ट वन इज फॉर लाइन AB, सेकेंड वन इज फॉर एंगल, थर्ड वन इज फॉर 8 सेंटीमीटर लाइन एंड फोर्थ वन इज फॉर joining of B to C. So these are the steps of construction for this question. Okay, this is a simple question 3 marks में। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें हमको गिवन है रेशियो ऑफ 2 रेडियाई। लेट अस सपोज 2 रेडियस है हमारे पास विद रेडियस R1 एंड R2। ओके, सो 2 रेडियस, लेट अस सपोज दिस इज R1 और स्मॉल r एंड कैपिटल R भी आप लिख सकते हैं, एक को स्मॉल r एक को कैपिटल R। तो अंदर वाला जो इनर सर्किल है उसका रेडियस स्मॉल r, आउटर सर्किल का रेडियस कैपिटल R। तो पहला स्टेप हमारा रेशियो ऑफ रेडियाई गिवन है विच इज 2:5। लेट अस सपोज r इज इक्वल टू 2x एंड कैपिटल R इज इक्वल टू 5x। ओके, हमने x की फॉर्म में लिखना है। जब भी आपको रेशियो है आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमने एक छोटी रेडियस को 2x ले लिया एंड बड़ी रेडियस को 5x ले लिया। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि r/r इज गिवन एज 2:5। ओके, और इसी नंबर को हम ऐसे 2x/2 5x भी लिख सकते हैं। x कैंसिल करेंगे तो वही 2/5 आएगा। r/r की वैल्यू 2:5 हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ दियर सर्कमफेरेंस। तो जो रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस मीन्स बाउंड्री ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल क्या होता है, दैट इज 2πr। अगर हम बाहर वाले सर्कल को लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2π कैपिटल R। इनर सर्कल को लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2π स्मॉल r। तो 2π स्मॉल r अपॉन 2π कैपिटल R, जिसकी हमको वैल्यू गिवन है 2π इंटू 2x अपॉन 2π इंटू 5x। ओके, जो वैल्यू कैंसिल होंगे उनको कैंसिल कर देंगे। 2π x एंड x कैंसिल, सो 2/5 तो 2:5। सो रेशियो ऑफ दियर सर्कमफेरेंस विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। नाउ द क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ दियर एरियाज। एरिया मीन्स किसी भी क्लोज फिगर के अंदर जो भी चीज़ें हैं दैट इज एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लोज फिगर। ओके, एरिया ऑफ सर्किल होता है πr²। तो अगर हम स्मॉल सर्किल का लेंगे, इनर सर्किल का पाई स्मॉल r² एंड आउटर सर्किल का पाई कैपिटल R²। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ r स्मॉल r एंड कैपिटल R। ओके, पाई स्मॉल r² इज 2x² अपॉन पाई कैपिटल R² इज 5x होल स्क्वायर। ओके, पाई से पाई को आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं और इधर भी कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस इज 2 × 2 4x² और हियर
5 into 5 25x square, so cancel out x square with x square. Now we have 4 upon 25, so ratio of their areas will be 4:25. Okay, so this is the solution of this question. So next question, question number 3. In this question we have given that subtract the sum of this and this फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस. तो दोनों में हमको फर्स्ट ऑफ ऑल सम ही करना है और उसके बाद हमको देखना है कि सेकंड वाले में से हमको फर्स्ट को माइनस करना है. तो उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन नोट करना है क्या क्या हमको दिया हुआ है. ओके, पहले तो हमको सम करना है, तो सम हम दोनों का निकाल लेंगे. तो सम करने के लिए हम दोनों का ऐड कर देंगे. 11 माइनस 8x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ. ओके, सम ऑफ मीन्स दोनों को हमने ऐड कर दिया. तो 11 माइनस ये. अब हम क्या करेंगे, सारे लाइक टर्म्स जो भी हैं उनको एक साथ लिख के हम ऐड करेंगे. आपको इसी तरह से करना है क्योंकि कॉलम मेथड में फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है. सो इस तरीके से हम लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे और जो भी अनलाइक टर्म्स हैं वो अलग अलग होते रहेंगे धीरे. तो x की पावर 4 से स्टार्ट करेंगे. x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 4, तो हो जाएगा 9x टू द पावर 4 minus 8x cube, then we have minus 3x cube, so total minus 11x की power 3. Next one is minus x square, minus x square. Next we have 2 plus 11, that is 13. So इसका सम हमारे पास आ गया है 9x की पावर 4 minus 11x cube minus x square plus 13. Now the sum of these two algebraic expressions. So we have to write sum of this and is replaced by प्लस 5x क्यूब, ओके, माइनस 2x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7x क्यूब माइनस 8x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर. नाउ वी हैव टू अरेंज द टर्म्स अकॉर्डिंग टू दियर एक्सपोनेंट्स और अकॉर्डिंग टू दियर पावर और डिग्रीज. ओके, सो माइनस 2x टू द पावर 4, here minus 8x to the power 4, so total is minus 10x to the power 4. Now the third power 5x cube plus 7x cube, so we have 12x cube. Okay, minus 3x square and 3x square, 3x square minus 3x square, तो ये हो जाएगा हमारा कैंसिल. और उसके बाद हमारे पास बचा है 5, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों का सम ही आ गया. नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस वन. ओके, हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से. तो दिस इज इक्वेशन, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इसमें से हम इसको माइनस कर लेंगे. ओके, तो माइनस कर लेते हैं. तो जब आप इस फॉर्म को लिखेंगे तो उसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास माइनस किसी ब्रैकेट के सामने आता है, माइनस किसी भी ब्रैकेट के आगे होगा, तो हमेशा जो भी अंदर हमारे पास टर्म्स होंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ प्लस 9 है तो माइनस 9x टू द पावर 4, माइनस है तो प्लस, आप बिना देखे कर दीजिए. जितने भी साइन अंदर होंगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे. यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस. बट अगर आपने यहाँ पर देखा हो तो प्लस था, तो यहाँ पर हमारे कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे. तो आपको बिना किसी कन्फ्यूजन के आपने डायरेक्ट लिख देना है. जो भी आपके नंबर्स हैं उनको एज इट इज यहाँ पर उतार सकते हैं जब आपका प्लस हो. और जब आपके माइनस है तो अंदर जितने भी साइन आपके बन रहे हैं, जितने भी साइन होंगे सारे साइन चेंज होंगे. जितने भी टर्म्स अंदर होंगे आपके सबके साइन चेंज होंगे. नाउ वी हैव टू अरेंज ऑल द टर्म्स अकॉर्डिंग टू दियर पावर, और या लाइक टर्म्स को हम अरेंज कर लेंगे. ओके, माइनस 10x टू द पावर 4 माइनस 9x टू द पावर 4, तो हमारा आंसर आएगा माइनस 19x टू द पावर 4. देन वी हैव x पावर 3 x to the power 3, 11 plus 12, so we have 23x to the power 3. Then we have x square is 1x square. Then we have x, there is no value of x here, so we have 5 minus 13, तो 13 minus 5 is 8, और साइन क्या है, किस बड़ा है 13 का, तो आ जाएगा माइनस 8. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 19x टू द पावर 4 प्लस 23x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8. तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ बेस्ड ऑन सर्कल, जिसमें हमको एक सर्कुलर प्लॉट दिया हुआ है और उसके बाहर एक रोड बनी हुई है. ओके, रोड इस तरीके से बनी हुई है, जो रोड की विड्थ है दैट इज़ 3.5 मीटर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस इनर सर्कल, और वी कैन से द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर प्लॉट इज गिवन 44 मीटर. तो फर्स्ट इस क्वेश्चन में हमको गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर प्लॉट. तो इसके लिए हमको दो चीज़ें समझनी है. तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि लेट दिस वन बी द रेडियस, इनर रेडियस,
एंड आर इज द आउटर रेडियस। ओके, सो यहाँ पे लिख लेंगे हम लेट आर बी द इनर रेडियस एंड कैपिटल आर बी द आउटर रेडियस। जब हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर प्लॉट निकालेंगे तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर प्लॉट हमारा इनर रेडियस पे बेस्ड है, सो इट मीन्स 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस आपको पता होना चाहिए, 2 पाई आर इज गिवन एज 44 मीटर। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। ओके, इजीली वी कैन फाइंड आउट बिकॉज 44, यहाँ भी 44 है, यहाँ भी 44 है, तो आर की वैल्यू हम निकालेंगे। जो भी हमारे पास डिवाइड में रहता है, जो भी नंबर हमारे पास डिवाइड में रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएंगे। 2 इंटू 22 मीन्स 44, 44 से 44 कैंसिल, इट मीन्स 7 मीटर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर प्लॉट। सो इट मीन्स स्मॉल आर इज 7 मीटर। नाउ द आउटर रेडियस, आउटर रेडियस मीन्स कैपिटल आर। कैपिटल आर यहाँ से इस पॉइंट से यानी कि सेंटर से आउटर लाइन तक है, यहाँ तक। सो आर इज r plus the width of the road which is 3.5, it means the outer radius of the circular plot, या हम ये बोल सकते हैं कि टोटल आउटर रेडियस जो है दैट इज r plus 3.5, और वी कैन से 7 plus 3.5 इट मीन्स 10.5 मीटर होगी। तो क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द विड्थ ऑफ द रोड, इसका एरिया हमको निकालना है। सेकेंड चीज़, फिर उसके बाद हमको निकालना है कि कितना इस पर कॉस्ट ऑफ पेविंग होगा। जैसे रोड में डामर करते हैं या हॉट मिक्सिंग करते हैं, तो हॉट मिक्सिंग का हमको यहाँ पर कॉस्ट निकालना है जिसमें हमको कुछ रेट गिवन होगा। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट पेविंग। इन दिस क्वेश्चन बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द आउटर पार्ट ऑफ द रोड एंड द इनर पार्ट ऑफ द सर्कुलर प्लॉट। तो जब भी हमको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि जिसमें हमको सिर्फ आउटर सरफेस में जो कि हमारा सराउंडेड पार्ट है इसमें अगर हमको इसका एरिया निकालना, तो हम आउटर सर्किल में से इनर सर्किल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये बीच वाला एरिया हमारा निकल जाएगा विच इज एरिया ऑफ द रोड। तो हम माइनस करेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई हम कॉमन भी ले सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क इज लाइक दैट, पाई इज गिवन एज 22/7 in this question where r is 10.5 meter square minus small r is 7 square. Okay, so all the values are given, जो हमको हमने निकाल रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पुट कर देंगे। हियर वी हैव टू अप्लाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। तो 22/7 इंटू a प्लस बी 10.5 प्लस 7, ओके, a माइनस बी इज 10.5 माइनस 7। सो हियर वी हैव 22/7 into 10.5 plus this is 17.5 into 10.5 minus 7 that is 3.5। इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, दिस विल बी 0.5 क्योंकि 3.5 था। अगर 35 होता तो 5 आता, लेकिन यहाँ पे 3.5 आएगा। सो दैट इज 22 इंटू 7.5। नाउ 22 इंटू 17.5 इंटू 0.5। जब भी हम 0.5 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि 0.5 मीन्स 1/2। तो 1/2 अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 11। और 11 का मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे सिंपल होता है 11 से मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा यूनिट डिजिट होता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं 5 प्लस 7 12 में कैरी आएगा 1, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 विच इज कैरी 9, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। तो हमारे पास आंसर होगा 192.5, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल 1 पॉइंट की बात है। सो दिस इज द एरिया ऑफ द रोड। तो जब भी आपको कॉस्ट किसी भी क्वेश्चन में निकालना हो, आपको 2 स्टेटमेंट लिखने होते हैं। पहला जो आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ पेविंग दैट इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर, और सेकंड जो आपको लिखना है टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग या टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरली मिलते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया से 192.5 3850 रुपीज़, ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपको निकालना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन द एज प्रॉब्लम। सो इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि मोहन की एज रोहन के 3 टाइम्स है। तो 2 भाई हैं, रोहन एंड मोहन। लेट अस सपोज मैं मोहन हूँ और आप रोहन है। तो अगर मैं मोहन हूँ तो प्रेजेंट एज मेरी 3x है और आपकी प्रेजेंट एज रोहन है, क्योंकि तुम छोटे हो। तो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, तो 3x हमने लिया, x हमने लिया। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है आफ्टर 3 ईयर्स, तो यानी कि मोहन की एज यानी कि मी, तो मोहन की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, दैट इज 3x + 3, क्योंकि 3 साल उसकी एज बढ़ जाएगी।
और रोहन की एज यानी कि आपकी एज कितनी हो जाएगी x+3। यह सुनो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 साल के बाद दोनों की एज बराबर बढ़ेगी। ये मत सोचना कि रोहन तो उतना ही है और मोहन की एज 3 साल और ज़्यादा ही, यानी कि मोहन तो बूढ़ा होते हुए जा रहा है और रोहन अभी भी उतना ही है जितना था। तो ऐसा नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर एक की उम्र बढ़ रही है तो दूसरे की बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तो दोनों की एज सेम टाइप से बढ़ेगी। 3 साल बाद की क्वेश्चन हमको दे रखी है कि मोहन की एज 3 साल बाद रोहन की एज के डबल हो जाती है। सो इस क्वेश्चन में हमको क्या करेंगे, आफ्टर 3 ईयर्स मोहन्स एज इज ट्वाइस ऑफ रोहन्स एज। ओके, रोहन की एज का डबल है, तो ये हम लिख लेंगे। तो मोहन की एज 3 साल बाद कितनी होगी, 3x+3, तो 3x+3 लिख लेंगे। ट्वाइस ऑफ रोहन की एज 3 साल बाद x+3, तो ये आ जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे 3x+3 इक्वल टू 2x+6। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 2x इधर लाएंगे, 3x - 2x इक्वल टू 6 - 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x = 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा x = 3। इट मीन्स रोहन की प्रेजेंट एज ऑफ द रोहन इज 3 एंड प्रेजेंट एज ऑफ द मोहन इज 3 × 3। तो हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रोहन विच इज x, और x कितना है 3 ईयर्स, एंड सेकेंड वन इज प्रेजेंट एज ऑफ मोहन विच इज 3x, 3 × 3, तो ये हमारा 9 ईयर्स आ गया हमारा आंसर। 3 साल बाद रोहन 6 साल का हो जाएगा। इट मीन्स रोहन की एज हो जाएगी 3 + 3 यानी कि 6, और मोहन की एज हो जाएगी, क्योंकि मोहन की एज प्रेजेंट एज 9 है, 9 + 3 हो जाएगा 12, तो इसका डबल हो जाएगा 6 × 2 = 12। इट मीन्स जो रोहन की एज अभी 6 है, मोहन की एज उसी टाइम पे कितनी हो जाएगी 12। तो आपको क्लियरली दिख रहा है इसका डबल आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो हमको सेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। आपको एक चीज़ क्लियर दिख रही होगी कि इस वाले आउटर पार्ट का जो लेंथ और ब्रेथ है दैट इज 18 and 12, सो इट मीन्स हम डायरेक्टली एरिया निकाल लेंगे। एंड द इनर पार्ट विच इज दिस वन। ओके, सो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास 18 मीटर है, 18 में से 1.5 मीटर हमने माइनस कर लिया, 1.5 इधर कर लिया, तो 3 मीटर माइनस होगा, तो दिस विल बी 15 मीटर। ओके, 15 मीटर। नाउ ये टोटल 12 मीटर है, 12 मीटर, और इसमें से हमसे कितना माइनस कर लिया, 4 माइनस कर लिया, तो दिस विल बी 8 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम नेमिंग भी कर सकते हैं रेक्टेंगल की, जैसे हमने इसको लिख दिया PQR and S, इसको हमने लिख लिया ABC and D। तो आपने 2 रेक्टेंगल ले लिए PQRS and ABCD। तो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B आपको पता है फॉर्मूला। तो जो बाहर वाला रेक्टेंगल है उसको हम कैपिटल L × B से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनर वाले रेक्टेंगल को स्मॉल l × B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे हमने बाहर वाले जो रेक्टेंगल है यानी कि आउटर रेक्टेंगल के जो डायमेंशन है उनको कैपिटल L कैपिटल B से रिप्रेजेंट किया। इनर वाला रेक्टेंगल है उसके हमने डायमेंशन को L × B स्मॉल l स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया है। तो कैपिटल L = 18 मीटर, कैपिटल B = 12 मीटर, स्मॉल l = 15 मीटर एंड स्मॉल b = 8 मीटर। तो इस तरीके से हम वैल्यू रखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस L and B। तो वी हैव 18 × 12 माइनस 15 × 8, 18 × 12 की वैल्यू आएगी 216 माइनस 120, सो वी हैव 96 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस रीजन। नाउ द क्वेश्चन इज, उसके बाद हमारे पास आगे क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस विच इज गिवन एज ₹100 पर मीटर स्क्वायर। ओके, ₹100 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट इसके आगे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। ओके, क्योंकि हम टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस इज इक्वल टू 96 × 100, सो वी हैव 9600 रुपीज़। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। सो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कॉस्ट निकाली थी उसी तरीके से हमने इसमें भी हमने कॉस्ट निकाल दी। इस प्रॉमिस, जैसे मैंने आपको कहा था कि सेक्शन सी में हमारे पास बहुत सारे डायग्राम आएंगे और बहुत सारे डायग्राम वाले क्वेश्चन करेंगे, कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास। तो ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें सर्कल और रेक्टेंगल दोनों चीज़ें हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमको निकालना है कि जो टोटल शेडेड पार्ट होगा उसका एरिया क्या होगा हमारे पास। Okay, so this is the shaded part and we have to find out the area of this shaded part, and given that the area of rectangle is
117 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एक चीज और गिवन है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विच इज 17 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे L इंटू बी का, L इंटू बी इक्वल टू 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें L की वैल्यू 17, B की वैल्यू हमको निकालनी है 119 से, तो B की वैल्यू हो जाएगी 119 डिवाइड बाई 17। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। नाउ आपको एक चीज़ क्लियरली दिख रही होगी कि ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल डायमीटर ऑफ द सर्कल के इक्वल है। तो हम एक चीज़ लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, डायमीटर ऑफ सर्कल इज 2r, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7, सो r की वैल्यू आ जाएगी 7/2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? टोटल एरिया दैट इज L इंटू बी माइनस एरिया ऑफ दिस सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे L इंटू बी से, पाई आर स्क्वायर हम यहाँ पर लगा देंगे। L इंटू बी विच इज ऑलरेडी गिवन 119 डायरेक्ट गिवन है हमको, माइनस पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि हमारे पास r की वैल्यू 7/2 है, तो 7/2 सेंटीमीटर हम यहाँ पर रख देंगे। 7 से 7 कैंसिल और बाकी वैल्यू हम एज इट इज कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आ रहा है। 119 माइनस 11 इंटू 3.5, तो 11 को आप अपना दोस्त बना लीजिए, क्योंकि 11 से जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगा आपको एज इट इज लिखना है 5 प्लस 3 8 और यहाँ पे 3 38.5, इसमें से माइनस कर लेंगे 109 माइनस 38.5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 80.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन सी, जिसमें भी कि हमारे पास एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दिया है, पर है बहुत आसान सा क्वेश्चन, जिसमें पॉइंट O गिवन है, इसके अराउंड हमको कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, जिसमें हमको x, y एंड z की वैल्यू निकालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे एट पॉइंट O। एट पॉइंट O पे जो हमको एंगल दिख रहे हैं, जिनको हम सबसे सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं, उनको हम लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, जिससे हमको ईजिली x, y, z का वैल्यू निकल जाए। तो ये 3 एंगल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, अगर आप इन तीनों में देखोगे कॉमन एक चीज़ है x, और वही आपको लेनी है। क्यों बाकी दोनों चीज़ें नहीं लेनी है? क्योंकि अगर आप ये देखेंगे, इन दोनों एंगल को देखेंगे तो इसमें y भी इन्वॉल्व है, x भी इन्वॉल्व है, तो ये आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा। इन दोनों का एंगल को लेंगे तो यहाँ x भी इन्वॉल्व है और z भी इन्वॉल्व है, इसको भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो देखेंगे इन तीनों एंगल को कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। ओके, हियर वी हैव गिवन x 1/3x, इसको हम x/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इंटू x 1 हो जाएगा, प्लस 8 प्लस द सेकेंड वन इज 3x/4 minus 18 and third one is 1/2 of x और we can say x/2 equal to 180। ये टोटल हमको गिवन है ऐसे। x वाली टर्म्स एक साथ रखेंगे और बाकी के नंबर एक साइड ले जाएंगे। x/3 प्लस 3x/4 प्लस x/2 इक्वल टू 180, और यहाँ पर हम देखेंगे 8 माइनस 18, तो 18 माइनस 8 हो जाएगा 10, और माइनस साइन आएगा क्योंकि बड़ा नंबर हमारा माइनस का है, तो हमारे पास ये -10 हो जाएगा, और -10 उधर जाके हो जाएगा +10। सो वी हैव +10। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों x को चेक करेंगे और x का एलसीएम ले लेंगे। 3, 4 एंड 2, 3, 4 एंड 2 का अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो एलसीएम निकाल लिए, नहीं तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 3, 4 एंड 2 का एलसीएम 12 होगा। तो 12 होगा, तो इसको 12 बनाने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, एंड 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 इंटू एक्स 4x/12 प्लस 3 इंटू 3 9x/12 प्लस 6 इंटू एक्स 6x/12 इक्वल टू 180 प्लस 10 दैट इज 190। नाउ 4x प्लस 9x प्लस 6x, तो टोटल इसका सम करेंगे, ये आएगा हमारे पास 19x इज इक्वल टू 190। देन हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास 12 एलसीएम है, तो 19x इक्वल टू हो जाएगा 190। यहाँ से हम x की वैल्यू जब निकालेंगे तो जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो न्यूमिनेटर है वो हमारा डिवाइड में चले जाएगा। यहाँ से 19 इधर आ जाएगा, 19 से इसको कैंसिल करेंगे 10, तो 12 इंटू 10 इट मीन्स 120 इज द वैल्यू ऑफ x। सो 120 आ जाएगी x की वैल्यू। ये डिग्री नहीं है, 120 इज नॉट द डिग्री, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। x एक अननोन वेरिएबल है, जब हम इस टोटल को सॉल्व करेंगे देन हम कहेंगे कि ये डिग्री में वैल्यू है। 120 इज वेरिएबल। अगर आपको ये एंगल निकालना है लेट सपोज, सो आपको x की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, x/3 120/3 इज 40, 40 प्लस 8
तो ये एंगल जो हमारा आएगा ये 48 डिग्री आएगा। सो दिस इज ओनली अ नंबर नॉट डिग्री। सेकेंड इज 3y एंड 2z। तो 3y और 2z अगर हम निकालें तो 3y और 2z को निकालने के लिए हमको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, इन तीनों का सम करना पड़ेगा हमको। तो सम कर लेंगे इसका। तो यहाँ पर अगर आपको दिखाओ ये दोनों का सम हम करेंगे तो नाउ 1/3 ऑफ x इट मीन्स x/3 प्लस 8 प्लस 3x/4 माइनस 18 प्लस 3y इज इक्वल टू 180 होगा। ओके तो इन दोनों का सम करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे और बाकी वैल्यू उधर ले डालेंगे। ठीक है, तो अगर आपको x की वैल्यू डायरेक्ट क्योंकि हमको पता है तो अगर आप डायरेक्ट भी रखेंगे तब भी चल जाएगा, अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करने तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हम x की जगह वैल्यू रख देते हैं क्योंकि x की वैल्यू आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं और सेकंड एलसीएम लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट रखेंगे 120/3 तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 40 प्लस 8 प्लस 3 इंटू 120। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं 3 इंटू 120/4 4 इंटू 120 तो ये आएगा 30। तो 30 इंटू 3 इसकी वैल्यू होगी 90 90 माइनस 18 प्लस 3y इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम इन सब का सम करेंगे। सम करने का जब हम टोटल करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी हमारे पास 19 माइनस 8 72 72 प्लस 8 80 80 प्लस 4 120 120 को इधर ले जाएंगे तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 3y इक्वल टू 60। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 y की वैल्यू आ जाएगी 20 की वैल्यू 20 है। अगर आपको डिग्री में निकालना है तो 3 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 20 हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। नाउ द थर्ड वन विच इज z। तो z की वैल्यू हमको निकालनी है तो 3y प्लस 2z इसकी वैल्यू होगी 180 क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। जब भी आपका स्ट्रेट लाइन बनेगी हमेशा 180 डिग्री एंगल होगा। तो 3y y की वैल्यू हमारे पास 20 है तो 3 इंटू 20 प्लस 2 इंटू z इक्वल टू 180। तो 2z की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 60 तो यहाँ पर आएगा 120। तो 2z की वैल्यू हो जाएगी 120। तो z की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, z हो जाएगा 120/2 विच इज़ 60। तो z की वैल्यू फाइनल वैल्यू हो गया हमारे पास 60। तो इस तरीके से हमने x, y और z को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये सॉल्व करना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है जिसमें x, y और z तीनों इन्वॉल्व हो, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन सी। इस तरीके से हमने 2 सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिए। सो बिफोर एग्जाम आपको दोनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, तभी आपको कंप्लीट इसका बेनिफिट मिलेगा। दोनों क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अराउंड 50 से ऊपर ही क्वेश्चन होंगे जो हमने यहाँ पर सॉल्व करें, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बिफोर एग्जाम और बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहो, सीखते रहो, जय हिंद।